हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 5 जनवरी 2022 को एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा के जियोग्राफी विषय का पेपर। इससे पहले हमने अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 के पेपर भी सॉल्व किए थे, वो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पेपर को। पहला सवाल था, पेडिमेंट संरचना के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि लेटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन। यह दिया था 1870 के दशक में जी के गिलबर्ट ने। इसके अलावा जो पेडिमेंट फॉर्मेशन की दूसरी थ्योरियां थी, जिसमें लॉसन ने रिसेशन थ्योरी दी थी 1915 में और मैकगी ने सीट फ्लड थ्योरी दी थी 1897 में। तो जो पेडिमेंट यानी कि पदस्थली, जो पर्वत के फुट हिल्स वाला पार्ट होता है जो कि ड्राई रीजन में डेवलप होता है, उससे संबंधित ये थ्योरी थी। दूसरे सवाल में पूछा गया था, पूरा जलवायु के क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स की पहचान करें। आइडेंटिफाई द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ पैलियो क्लाइमेट। तो क्रायोजेनिक जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है बहुत ही कम तापमान वाले के लिए, जैसे कि क्रायोजियोग्राफी यानी कि हिम भूगोल, नाम से ही उल्लेखित हो रहा है हिम का, तो कम तापमान के लिए यूज किया जाता है। तो पूरे जलवायु के लिए जो क्रायोजेनिक इंडिकेटर होंगे वो एक तो आइस कोर हो सकता है और दूसरा हो सकता है आइस सीट। बाकी सभी है वो क्रायोजेनिक इंडिकेटर नहीं है, जैसे कि इवेपोराइट डिपॉजिट्स, जैसे कि सल्फर है, कोई या रॉक साल्ट वगैरह जो डिपॉजिट हो जाते हैं, और ड्यूरी क्रस्ट यानी कि दृढ़ जो भू पर पट्टी होती है, और तीसरा वार्व्स यूज किया जाता है एनुअल सेडिमेंट्री लेयर के लिए, यानी एक साल में कितना सेडिमेंट की लेयर डिपॉजिट होती है उसके लिए वार्व यूज किया जाता है। तो क्या राइट ऑप्शन होगा बी और ई। ये जो आइस कोर और आइस सीट है, इसमें जो जमा होता है तो पुराने सालों के जो बहुत पास्ट क्लाइमेट के जो डेटा है उससे हमें पता लग जाता है कि भाई उस समय की जलवायु क्या रही होगी, वो हम आइस सीट और आइस कोर के सैंपल से पता कर सकते हैं। अगला सवाल था, अगले सवाल में सांस्कृतिक भूगोल की शब्दावलियाँ और उनकी परिभाषा को मैच करना था। तो पहला जो शब्दावली थी वो था कल्चरल हर्थ या सांस्कृतिक हृदय स्थल। तो सांस्कृतिक हृदय स्थल वो एरिया होता है जहाँ पे किसी संस्कृति का जन्म में होता है और धीरे धीरे वहाँ से उस संस्कृति का प्रसार है वो दूसरे इलाकों में होता है। तो इसका जो राइट मैच होगा वो होगा सेकंड, अभिनवता का क्षेत्र जिससे प्रमुख सांस्कृतिक तत्व आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित होता है। तो ये इसका मैच हो गया। दूसरा है कल्चरल लैंडस्केप। तो कल्चरल लैंडस्केप के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा किसी समय अवधि में मानवीय कार्यों द्वारा परिवर्तित भू सतह अथवा क्षेत्र का मूर्त एवं भौतिक रिकॉर्ड। तो कोई भी नेचुरल लैंडस्केप होता है, वहाँ पे कोई कल्चर आती है तो उस कल्चर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है कल्चरल लैंडस्केप में। तीसरा है कल्चरल ट्रेट या सांस्कृतिक गुण। तो सांस्कृतिक गुण होते हैं वो या तो आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं या मेंटिफैक्ट्स हो सकते हैं या सोशियो फैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में दाल बाटी है, दाल बाटी एक भौतिक वस्तु है, तो ये हो गया आर्टिफैक्ट्स। अब दाल बाटी का क्या टेस्ट आ रहा है वो हो गया मेंटिफैक्ट्स। और कोई समाज में कोई माना हुआ कोई गुण होता है वो हो जाता है सोशियो फैक्ट। कोई सामाजिक, भाई हमें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए समाज में, तो वो हो गया सोशियो फैक्ट। इस तरीके से सांस्कृतिक गुण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सांस्कृतिक गुण का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सांस्कृतिक मानदंड जो विद्वतापूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं। इसका इंग्लिश देखें तो कल्चरल पैरामीटर दैट स्पेसिफाई लर्नड बिहेवियर। और चौथा आखिरी है कल्चरल रिल्म, सांस्कृतिक परिमंडल। तो सांस्कृतिक परिमंडल के लिए राइट आंसर होगा वो होगा संबंधित सांस्कृतिक भावनाओं तथा भूदर्शियों को दर्शाने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इसके लिए आपको याद करना है कि सबसे बड़ा जो कल्चर को दिखाने वाला एरिया होता है वो होता है कल्चरल वर्ल्ड। कल्चरल वर्ल्ड को हम डिवाइड कर सकते हैं कल्चरल रिल्म में, और कल्चरल रिल्म को डिवाइड कर सकते हैं कल्चरल रीजन्स में। तो ये चौथे का जो कल्चरल रीजन दिए हुए हैं तो ये मैच हो गया। बहुत सारे कल्चरल रीजन है वो रिलेटेड कल्चरल कॉम्प्लेक्स होते हैं, तभी उनको कल्चरल रिल्म में मतलब एक साथ रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन चारों को मैच कर सकते थे। अगला सवाल है वो है इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट के बारे में।
यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला कथन है, इसके चलते व्यापार पेटी में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रवेश हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही बहुत सारे आइटम जो पहले जो ट्रेड बास्केट है उसमें नहीं थे वो अब आ गए हैं, तो ये सही है। दूसरा है, विश्व के विभिन्न भागों में उत्पादित भांति भांति के उत्पादों को वैश्विक बाजार में वितरित करने में इससे सहायता मिलती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से बिल्कुल सहायता मिलती है बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में। तीसरा है, समग्र उत्पादन लागतों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम कर देता है, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि कई जगह से हमें कच्चा माल बहुत सस्ता मिल जाता है दूसरे देशों से, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ये 3 सही है। चौथा है, इट हैज़ हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़ मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा मदद नहीं की इंटरनेशनल ट्रेड ने, इंटरनेशनल ट्रेड ने ज़्यादा मदद की है डेवलप्ड विकसित राष्ट्रों को मदद ज़्यादा की है। डेवलपिंग राष्ट्रों का तो हमेशा से शोषण हुआ है इस ट्रेड मॉडल की वजह से। तो चौथा गलत है। और लास्ट है ई स्टेटमेंट, ये कहता है इट हैज़ हेल्प द कंज्यूमर्स टू बाई मोर गुड्स फ्रॉम वाट एवर वेजेज दे अर्न एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्ड। इससे उपभोक्ताओं को उतनी ही आय से अधिक वस्तुएं खरीदने में सहायता मिली है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो जितना कमाते हैं उससे खरीदने में सहायता मिली ऐसा नहीं है। अब कोई गरीब आदमी बहुत कम पैसे कमाता है तो वो कैसे वस्तुएं खरीदेगा। तो ये 5वां स्टेटमेंट गलत है। तो सही हुए ए, बी और सी। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू इंटीरियर ऑफ ए थंडरस्टॉर्म सेल। थंडरस्टॉर्म सेल के इंटीरियर से संबंधित जो तत्व है उनको अरेंज करना था। तो पहले तो थंडरस्टॉर्म का जो साइकिल होता है उसमें पहली स्टेज होती है, उसमें बनता है टावरिंग क्यूमुलस स्टेज, दूसरे में बनती है मैच्योर स्टेज कहलाता है, और तीसरा होता है डेपिसिटिंग स्टेज जिसमें जो थंडरस्टॉर्म है वो ख़त्म हो जाता है। तो पहली स्टेज में तो बारिश नहीं होती है, सेकंड स्टेज में इसमें रेन शुरू होती है, रेन की वजह से डाउन ड्राफ्टिंग भी होती है और स्टॉर्म ट्रेवल करता है, और जो ऊपर की ओर जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है उसका ऊपरी सतह होती है वो एनुअल टॉप कहलाता है। तो अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, शायद ये सवाल पूरा नहीं है। फिर भी अगर देखें तो सबसे नीचे रेन होती है और सबसे ऊपर एनुअल टॉप होता है। तो बी हो गया और सबसे ऊपर हो गया डी, बी सी ए डी, यानी कि बी हो गया रेन, फिर आ गया स्टॉर्म ट्रेवल जो ट्रेवलिंग कर रहा होता है हिस्सा जिस तरफ झुकता है, और ए डाउन ड्राफ्ट जो हवाएं नीचे की ओर बैठती है, डाउन ड्राफ्टिंग गस्टिंग करती हुई नीचे बैठती है, और डी यानी कि एनुअल टॉप। तो ये सवाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे, किसी और को कुछ समझ में आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, कल्चरल चेंज की प्रक्रिया नहीं है। तो कल्चरल चेंज कब होगा, जब दो संस्कृतियों का मिलन होगा, उनमें इंटरेक्शन होगा। तो सेग्रीगेशन बिल्कुल नहीं होगा, सेग्रीगेशन में पृथककरण, दो संस्कृतियां पृथक होगी तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होगा। बाकी तीनों प्रक्रिया में कल्चरेशन, इनोवेशन, डिफ्यूजन, इनसे क्या होता है, कल्चरल चेंज होता है। इसी प्रकार एसिमिलेशन भी एक प्रक्रिया होती है, आत्मसातीकरण, उससे भी कल्चरल चेंज होता है। तो ये कल्चरल जियोग्राफी का सवाल है। अगले सवाल में सेंसस 2011 का सवाल पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों की जनजातीय जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो हमने पिछला पेपर सॉल्व किया था, उसमें साइज के हिसाब से पूछा था, जनसंख्या के हिसाब से पूछा था, अब उनके परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। तो मैंने उस समय भी कहा था कि आपको दोनों याद करने हैं। तो अगर जो 4 राज्य दिए हुए हैं इनके हिसाब से बात करें तो सबसे कम प्रतिशत है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 9.4% एसटी जनसंख्या है। उसके बाद आते हैं राजस्थान, राजस्थान में 13.5% एसटी जनसंख्या है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 21.1% जनजातीय जनसंख्या है, यानी कि एसटी पॉपुलेशन है। और इन सब में सर्वाधिक जो एसटी पॉपुलेशन है वो है मेघालय में, जिसमें 86.1%। तो इस तरीके से हम 4 राज्यों को अरेंज कर सकते थे असेंडिंग ऑर्डर में। अगला सवाल है, रैली फॉर वैली प्रोग्राम
का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए हुआ था भारत में? तो रैली फॉर वैली कार्यक्रम है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू किया गया था और इसका जो नेतृत्व है वो मेधा पाटेकर ने किया है। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जानी जाती है। तो आपको जो पर्यावरण से संबंधित जो भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुआ है, ऐसे आंदोलन आपको याद करने हैं। तो रैली फॉर वैली किया गया था। जो सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम में जैसे जैसे हम इसका जल स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा बढ़ा देते हैं तो इससे जो डूब में आने वाले गांव हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डूब में आने वाले गांवों को से क्या विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था, यानी कि रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, इसका राइट आंसर हो गया। अगले सवाल में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को दर्शाता है? तो हम 3 स्टेज की अभी बात ही कर रहे थे थंडरस्टॉर्म में। तो मैच्योर स्टेज होती है तो उसमें सडन ऑनसेट ऑफ रेन होती है, वो होती है। पहली स्टेज में ओनली क्यूमुलस क्लाउड बनता है, टावरिंग होता है, रेन नहीं होती। दूसरी स्टेज में रेन होती है और अप ड्राफ्टिंग के साथ डाउन ड्राफ्टिंग भी होती है। पहले में ओनली अप ड्राफ्टिंग होती है और दूसरे में अप ड्राफ्टिंग के बाद रेन और डाउन ड्राफ्टिंग होती है, तीसरे में ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है किसी स्थान पर हाई टाइड और लो टाइड के 2 साइकिल पूरा करने पे कुल कितनी समय अवधि की आवश्यकता होगी? इंग्लिश में लिखा है हाई एंड लो टाइड के 2 साइकिल। हिंदी में इसको लिखना चाहिए दो ज्वार और 2 भाटा, पर उन्होंने मतलब सीधा अनुवाद कर दिया है। तो हाई टाइड और लो टाइड के 2 साइकिल पूरा करेंगे तो उसमें समय लगता है 24 घंटे और 52 मिनट, 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे से अधिक। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है भारतीय जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र समूह ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है? तो जनगणना से लगभग हर पेपर में 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सेंसस के डेटा, भले सेक्स रेशियो का डेटा हो, भले डिकेडल ग्रोथ रेट का डेटा हो, भले एसटी पॉपुलेशन का डेटा हो, भले लिटरेसी रेट का डेटा हो, आपको सारे याद करने हैं। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वालों का समूह है वो है चौथा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय और मिजोरम। बिहार में 25.4%, जम्मू कश्मीर में 23.6%, मेघालय में 27.9%, मिजोरम में 23.5% डिकेडल ग्रोथ रेट दर्ज की गई। तो इस तरीके से ये सही हो गया। बाकी गोवा जो दिया हुआ है, गोवा में डिकेडल ग्रोथ रेट बहुत कम है। और ऊपर वाले में देखें तो हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कम है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है द वॉल्यूम, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार होता है, उसकी मात्रा, वॉल्यूम, नेचर और डायरेक्शन किससे तय होगा? तो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है वो होता है दूरी। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही व्यापार कम होगा, क्योंकि बहुत दूर से सामान लेके आएंगे तो हमें खर्च ज़्यादा आएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आएगी और इस वजह से व्यापार कम होगा बहुत दूर वाले के, और कम दूरी वाले होंगे वहाँ पे व्यापार ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो ई ऑप्शन है वो तो सही होगा ही होगा। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ई केवल एक में, तो हमारा राइट आंसर हो गया बी, सी और डी। बी यानी कि कंपेरेटिव लोकेशनल एडवांटेज, कहीं पे एडवांटेज मिलता है तो ग्लोबल ट्रेड ज़्यादा होगा। जैसे अब बीच में अभी रसिया से दूसरे लोगों ने दूरी बना दी और हमें क्या है कंपेरेटिव एडवांटेज मिला, उसने क्या किया, क्रूड ऑयल सस्ता कर दिया। तो क्रूड ऑयल सस्ता किया तो हमने खरीद लिया। तो हमें दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं, हमें राष्ट्रीय हित देखना है, इस हिसाब से लोग खरीद लेते हैं। और सी ऑप्शन, हिस्टोरिकल फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट, किसी के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं हिस्ट्री में तो भी प्रभावित करता है, और किसी से नहीं है, अब जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है तो हमारा ट्रेड नज़दीक होते हुए भी कम होता है। तो ये भी फैक्टर है, वो प्रभावित करता है। तो बी, सी और ई प्रभावित करते हैं। बाकी जो चेंजेज इन ग्लोबल मार्केट है और इकोनॉमिक एडवांसमेंट है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गिरी, टोंस और बाटा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। टांगड़ी नदी है वो घग्गर की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो गया टांगड़ी नदी। अगला सवाल,
अगले सवाल में पूछा गया है, लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं और जो इरोजन से प्रोड्यूस्ड होने वाले लैंडफॉर्म है उनकी पहचान करनी है। अपरदन द्वारा जो बनने वाले लैंडफॉर्म है उनकी पहचान करनी है। तो उनका समूह जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्लाया, पिनाकल और स्वेलो हॉल। प्लाया जो कि एरिड लैंडफॉर्म्स है, जो फ्लूवियल कारणों से बनता है, जो एरिड क्षेत्र में। दूसरा है पिनाकल। पिनाकल बनता है जो ग्राउंड वाटर से बनता है, छोटे छोटे ऐसे उंगली नुमा संरचनाएं बनती है। और तीसरा स्वेलो हॉल, ये भी ग्राउंड वाटर से बनता है, जो कास्ट एरिया में पिनाकल और स्वेलो हॉल बनते हैं। तो प्लाया, पिनाकल, स्वेलो हॉल ये तीनों सही है। जबकि जो अन्य समूह दिए गए हैं उनमें कुछ ऑप्शन है वो डिपोजिशन से, जैसे नेचुरल लेवी पहले में, तो नेचुरल लेवी बनता है जो रिवर होती है, रिवर के डिपोजिशन से बनता है। इसी प्रकार टिल है वो ग्लेशियर के डिपोजिशन से बनता है। और स्टेग्लेमाइट है वो भी क्या बनता है, वो भी जो कास्ट एरिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर के डिपोजिशन से बनता है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से भौगोलिक विचारों के विकास में निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले तो ग्रीक आते हैं, उसके बाद रोमन आते हैं, ये बात तो क्लियर है। तो ग्रीक और रोमन के हिसाब से ए और बी ऑप्शन में से सही होना चाहिए। अब इस सवाल पे बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था उस समय और कहा था कि भाई जो एनटीए ने उत्तर माना है वो माना है ग्रीक, रोमन, अरब और अंधकार युग। तो जो इसमें लॉजिक अगर तर्क की बात करें तो अंधकार युग केवल यूरोप में था, बाकी जगह तो जो भौगोलिक विकास है वो चल ही रहा था। तो ग्रीक, रोमन और अरब और अंधकार युग थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। कुछ लोग कहेंगे कि डार्क एज पहले शुरू हुई, कुछ पर अरब अपनी जो भौगोलिक नॉलेज है वो तो उसका विकास कर ही रहा था, भारत भी कर रहा था, बाकी जगह हो रहा था। अंधकार युग केवल और केवल यूरोप में था। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, अगले सवाल में जो उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले तो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगी, उत्तर विषुवतीय धारा। फिर उत्तर विषुवतीय धारा आगे जाके क्यूरोसीय जो कि गर्म धारा है उसमें बदल जाती है। फिर क्यूरोसीय धारा है वो जाती है वेस्ट विंड जो ड्रिफ्ट है उसमें चली जाती है, पश्चिमी पवन अफवाह में, और वो चली जाती है फिर कैलिफोर्निया धारा में, कैलिफोर्निया करंट में। इस तरीके से एक चक्र, एक दायरे का निर्माण होता है जो नॉर्थ पैसिफिक महासागर है उसमें, और इसकी सही सीक्वेंस होगी BCAD। अगला सवाल है, इसमें जो टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है यानी कि भौमिक आपदाएं हैं उनकी पहचान करनी है। तो भौमिक आपदाएं हैं, एक तो है भूकंप और दूसरा भूकंप से ही सुनामी का निर्माण होता है जो महासागर में होता है, पर वो आता किससे, भूकंप से आता है। तो बी और डी यानी ये टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है। बाकी जो दो है इसमें कोल्ड वेव है, ये मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है, और जो कॉलिजन ऑफ मेटियोर्स विद द अर्थ है ये कॉस्मिक डिजास्टर कहें या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो बाहर से मेटियोर्स आते हैं उनकी वजह से होता है। तो बी और डी राइट आंसर हो गए। अगला सवाल है, अगले सवाल में जो जर्मन स्कूल के जियोग्राफर है उनको करेक्ट सीक्वेंस में जमाना था। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है पेस्टजेल, रिस्तोफेन, रेडजेल और हेटनर। कोई भी जियोग्राफर होता है उसके जन्म ईयर से उनको जमाया जाता है। तो आप अपने जब भी नोट्स बनाएं तो उनको जन्म ईयर से ही जमाएं, ताकि आपको जन्म ईयर याद भी नहीं है तो भी सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएगी। तो पेस्टजेल का जन्म है वो 1826 में हुआ था, रिस्तोफेन का जन्म है वो हुआ था 1833 में, फिर रेडजेल का जन्म है वो 1844 में हुआ, और हेटनर का जन्म है वो 1859 में हुआ। तो सही सीक्वेंस केवल एक फॉलो कर रहा है, वो डी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है स्लिंग साइक्रोमीटर है, उससे कौन सी टर्म है वो एसोसिएटेड नहीं है, संबंध नहीं है। तो स्लिंग साइक्रोमीटर इक्विपमेंट होता है, उसमें दो थर्मामीटर लगे होते हैं, वेट बल्ब थर्मामीटर और ड्राई बल्ब थर्मामीटर। वेट बल्ब में क्या है, मसलिन क्लॉथ है वो भिगो के मतलब लगा दिया जाता है वेट बल्ब जो थर्मामीटर था उसके ऊपर, और एक घुंडी होती है
और उस गुंडी से हम क्या है इसको घुमाते हैं तो एवापोरेशन होता है, जो वेट बल्ब टेम्परेचर वहाँ पे जो भिगोया हुआ कपड़ा होता है उससे पानी उड़ता है, तभी रीडिंग सही आती है। और ये जो घुंडी है ना वो सीवेल जॉइंट के माध्यम से इससे जुड़ी हुई होती है। तो ए और बी तो इसके एसोसिएटेड है, सी और डी एसोसिएटेड नहीं है। स्क्रीन और सी, ये स्टीवेंसन स्क्रीन होती है उसके पार्ट होते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी और डी। अगला सवाल है, किसी भी विषयक नक्शा में यानी थीमेटिक मैप में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग घटनाओं की मौजूदगी यानी प्रेजेंस ऑफ फिनोमेना, इसकी स्थानिक प्रतिरूप यानी स्पेशियल पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्जन को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो 4 विधियों को देखें तो डॉट मेथड मैपिंग है, उसको आप किसी भी फिनोमेना की प्रेजेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। स्पेशियल पैटर्न देख सकते हैं भाई, क्लस्टर्ड है, डिस्पर्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, डिस्पर्जन दिखा सकते हैं, चारों दिखा सकते हैं। और डॉट मेथड जनरली हम जनसंख्या वितरण के लिए दर्शाते हैं, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दर्शाते हैं। तो राइट आंसर हो गया बिंदु विधि मैपिंग। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऐसे जनसंख्या पिरामिड को इंगित करता है जिसका आधार विस्तृत होता है लेकिन आयु वर्ग में वृद्धि के साथ संकुचित होता जाता है। तो हाई फर्टिलिटी रेट वाला होगा वही वाइड बेस बनाएगा, और दूसरा हाई मोर्टेलिटी रेट होगी तभी जो ऊपर के लोग जिनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है, तो वृद्ध लोग की मोर्टेलिटी ज़्यादा है तो ऊपर जैसे जाता हुआ संकुचित होता हुआ जाएगा। तो राइट आंसर होगा हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट्स। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है हेकिस्टोथर्मल कॉन्सेप्ट है कौन से क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में यूज किया है। तो सबसे पहले जो हेकिस्टोथर्मल जो वर्ड है वो यूज किया था कैंडोल नाम के वनस्पति शास्त्री यानी कि बॉटनिस्ट ने किया था। इन्होंने मेजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल ऐसे पौधों का वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन दिया था। और वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन दिया तो वो जलवायु दशाओं से प्रभावित होकर दिया हुआ था। और इसी फिनोमिना को ऑब्जर्व किया कॉपेन ने, और कॉपेन ने अपना क्लासिफिकेशन भी इनको मान के सिंबल दे दिए, ए, सी, डी और ई दे दिया हेकिस्टोथर्मल के लिए। तो इस तरीके से जो हेकिस्टोथर्मल कॉन्सेप्ट है वो कॉपेन और कैंडोल से संबंधित है, बी और सी से संबंधित है। मिलर और ट्रिवाता का इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो राइट आंसर हो गया बी और सी। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्थानीयकरण के उत्तरदायी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जो सिलिकॉन वैली में जो लोकलाइजेशन देखते हैं हाईटेक फर्मों का, तो वहाँ पे लोकलाइजेशन इसलिए हुआ है क्योंकि एग्लोमरेशन है। एग्लोमरेशन वहाँ पे मार्केटिंग, आसानी से मार्केटिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर स्किल्ड लेबर हो गया, सारी अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाती है और उन फर्मों को बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए एग्लोमरेशन की वजह से वहाँ बहुत सारा जो हाईटेक फर्मों का एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। तो राइट आंसर हो गया एग्लोमरेशन इकोनॉमी। अगला सवाल, अगले सवाल में ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस दिए हुए हैं और सामने विंड स्पीड दी हुई है। तो भारतीय मौसम विभाग IMD ने क्या क्लासीफाई कर रखा है, 7 जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है उनको 7 भागों में जो डिवाइड कर रखा है। पहला है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया जो 31 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से कम होता है उसके लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद जो 31 से ज़्यादा होता है तब इनको जो साइक्लोनिक क्लासिफिकेशन है उसमें रखा जाता है। तो 31 से 49 होता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिप्रेशन। और जो 50 से लेके जो 61 तक का है उसके लिए डीप डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। और फिर 62 से लेके 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाती है तब साइक्लोन को एक नाम दिया जाता है और इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड साइक्लोनिक स्टॉर्म। और 89 से लेके 118 तक होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और 119 से फिर ज़्यादा वाला होता है उसके लिए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और सबसे जो बड़ा होता है उसके लिए सुपर साइक्लोन वर्ड यूज किया जाता है। इस तरीके से जो 7 है वो आप आसानी से इनको मतलब इमेज पे सर्च करोगे, मतलब गूगल इमेज पे, तो आपको आसानी से टेबल मिल जाएगी। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है प्रति चक्रवातीय मौसम यानी एंटी साइक्लोनिक वेदर की पुनरावृत्ति से संबंधित
विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र में संबंध रखती है? तो एंटी साइक्लोनिक वेदर है वो उसका पुनरावृत्ति होती है, वो होती है ब्रिटेन में। तो ये फैक्चुअल सवाल था, राइट आंसर हो गया ब्रिटेन। अगला सवाल है द सैन एंड्रियाज फॉल्ट इन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी एक फैक्चुअल सवाल है। जो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री होती है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है, उसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियाज फॉल्ट, जो कि नॉर्थ पैसिफिक जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के मध्य स्थित है। अगला सवाल है ये पॉलिटिकल जियोग्राफी से आया है कि राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक मॉडल, जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जियो स्ट्रेटेजिक जो जॉन है वो बनाए थे सॉल कोहेन ने अपने मॉडल में। तो भले ही मैकिंडर हो, स्पाइकमैन हो, एटी महान हो, सेवेरेस्की हो या फिर ये कोहेन हो, इन सारे के सारे जो मॉडल है ये आपको जो एक्स्ट्रा भी है वो भी याद करने, ताकि इनके एक्स्ट्रा वाला में सिर्फ नाम ही पूछता है कि ये किसने दिया, बाकी जो मैकिंडर स्पाइकमैन है इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है उत्तर वैश्वीकरण के समय में यानी पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन है 1950 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा दुगुना हो गया है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है अब व्यापार में संरक्षणवादी प्रवृत्ति को अत्यधिक हतोत्साहित किया जाता है, तो अत्यधिक हतोत्साहित नहीं किया जाता है। बहुत सारे देश है वो ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो संरक्षणवादी होती है, वो हमेशा से अपना ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट बहुत कम करना चाहते हैं और अपने ही देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संरक्षणवादी प्रवृत्ति होती है ताकि उनका फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा रहे, तो बी गलत है। तीसरा है विकासशील देशों के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है, तो पहले विकासशील देशों का हिस्सा बहुत कम था, अब पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में बहुत हिस्सा काफ़ी हद तक बढ़ गया है, और ये सही हो गया स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट है निर्मित वस्तुओं का हिस्सा तेज़ी से बढ़ा है, तो निर्मित वस्तुएं यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 60-70% जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, बाकी वाले जो गुड्स होते हैं वो 30-40% ही होते हैं, तो इनका शेयर है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो राइट आंसर हो गया ए, सी और डी। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है महासागरों के अवसाद तलछट परिवहन के भार संचालन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? इंग्लिश में देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ लोड मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन ओशियन। तो सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एक तो ट्रैक्शन, लुढ़क लुढ़क के ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा साल्टेशन, उछाल कुदाल के माध्यम से होता है। तीसरा टर्बुलेंट फ्लो के माध्यम से घुल के चले जाते हैं। और जो चौथा दे रखा है फ्लोक्यूलेट, उससे क्लम्स बनते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो राइट आंसर हो गया ए, बी और सी। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया। तो मेंटल मैप का जब भी नाम आता है तो 3 विद्वानों के नाम हमें याद रखने हैं, एक तो गोल्ड का, दूसरा वाइट का, लिंच का। इन तीनों के साथ में पूछ सकते हैं, अकेले में किसी का भी पूछ सकते हैं, सबका आया हुआ है, गोल्ड का भी आया हुआ है, वाइट का भी आया हुआ है, लिंच का अकेले भी पूछा हुआ है पुराने ईयर्स के पेपर्स में। अगला सवाल है द फिनोमिना ऑफ विंड गैप इज एसोसिएटेड विद। तो जो नदी कैप्चरिंग की, रिवर कैप्चरिंग की घटना होती है वो होती है हेडवार्ड इरोजन के माध्यम से, और हेडवार्ड इरोजन के माध्यम से नदी इरोजन करती हुई दूसरी नदी को कैप्चर कर लेती है और एक विंड गैप क्रिएट हो जाता है। तो ये विंड गैप हुआ, इसका राइट आंसर हो गया हेडवार्ड इरोजन बाई रिवर। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो जो बीच वाला जो ग्राफ है, जो सी ग्राफ दे रखा है, वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड सारे के सारे बीच में रहते हैं। फिर अब ए और बी ग्राफ है वो तो है पॉजिटिवली स्क्यूड, और डी है वो है नेगेटिवली स्क्यूड। तो अगर इसको तर्क के आधार पे भी करते हैं ना कि भाई ए और बी नेगेटिव, भाई बीच वाला ग्राफ है तो इससे एक तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, तो इस वाली साइड को देखें तो ए और बी दे रखे हैं, तो दोनों तो नहीं हो सकते थे राइट आंसर, तो एक राइट आंसर होगा, तो वो डी हो गया। इसी प्रकार जो ये नेगेटिवली स्क्यूड वाला जो ग्राफ है डी वाला, इसको लेफ्ट स्क्यूड
ग्राफ भी बोलते हैं, लेफ्ट स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और ए और बी वाले ग्राफ है इनको राइट स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो इनको नाम से याद करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा होता है, लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड कौन सा होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन के जो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पे कितनी वैल्यू होती है वो भी आपको याद करना है, जैसे 68 95 99.7, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है लैंडफॉर्म दिए हुए और एजेंट ऑफ ग्रेडेशन दिया हुआ है। तो मोनेडनॉक है वो पेनी प्लेन में बनता है। पेनी प्लेन जब इरोजन होता है तो पेनी प्लेन में कुछ आकृतियाँ हैं वो बच जाती है, तो ये हो गया मोनेडनॉक, हो गया रिवर के द्वारा इरोजन होता है। दूसरा है ब्लाइंड वैली, ये होता है ग्राउंड वाटर में होता है। तीसरा ड्रमलीन, वो ग्लेशियर में होता है, डिपोजिशनल फीचर। और चौथा है ज्यूगेन जो कि इरोजनल फीचर है विंड का। चारों आसानी से मैच हो रहे हैं। अगला सवाल है, इसमें विटलसी के एग्रीकल्चर रीजन दिए हैं और साथ में देश का नाम दिया हुआ है। तो कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग, डेयरी का विकास न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा हो रखा है और वहाँ से एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, तो कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग न्यूजीलैंड हो गया। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के रूप में जो गेहूँ का वृहत उत्पादन और एक्सपोर्ट किया जाता है वो अर्जेंटीना के द्वारा किया जाता है। और तीसरा नोमैडिक हर्डिंग, जो कि मंगोलिया की जो ट्राइब्स होती है वो नोमैडिक हर्डिंग जो करती है। और चौथा है कॉमर्शियल प्लांटेशन। तो कॉमर्शियल प्लांटेशन यानी रोपण कृषि में जो चाय की खेती है वो श्रीलंका में की जाती है। वहाँ पे डिब्बा बंद चाय भी बहुत फेमस है श्रीलंका की, वो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा स्थान है श्रीलंका का। तो चारों हम आसानी से मैच कर सकते थे। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन ए स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से इनको स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है वो है डोल्ड्रम, शांत क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते हैं तो ट्रेड विंड्स वाला इलाका आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। फिर ट्रेड विंड्स के बाद में आता है हॉर्स लैटिट्यूड, अधिक दाब वाला क्षेत्र, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र। और उसके बाद आती है वेस्टर्ली, पछुआ पवने। तो आंसर हो गया CABD। अगले सवाल में पूछा गया था द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट वाज। तो ये फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट की बात करें तो टायरोस फेस्ट था, और टायरोस फेस्ट नासा द्वारा 1960 में छोड़ा गया था। USA का सैटेलाइट है मौसम विज्ञान संबंधी। बाकी TRMM यानी कि ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन है वो 1997 में है। नोवा है 1979 में शुरू हुआ था, नोवा यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला। और मोडीज़ है, तो मोडीज़ है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजरी स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि एक सेंसर है, सैटेलाइट नहीं है। तो राइट आंसर हो गया टायरोस फेस्ट। अगले सवाल में फिर से सेंसस का सवाल है। इस पेपर में ये तीसरा सवाल आ गया है सेंसस का। तो इसमें पूछा गया जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र ने समूह ने निम्न लिंगानुपात दर्ज किया है। तो निम्न लिंगानुपात जो वाले राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम में 890 है, हरियाणा में 879 है, जम्मू एंड कश्मीर में 889 है, गुजरात में 919 है। बाकी जो दूसरे समूह देखें तो तमिलनाडु बहुत अच्छा लिंगानुपात है, और दूसरे वाले ऑप्शन में देखें तो ओडिशा का बहुत अच्छा लिंगानुपात है। तीसरे वाले ऑप्शन में देखें तो गोवा का बहुत अच्छा लिंगानुपात है। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन राइट हो गया। अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि की सही जनसांख्यिकी समीकरण को दर्शाता है, डेमोग्राफिक इक्वेशन को। तो डेमोग्राफिक इक्वेशन में पहला तो पॉइंट लिया जाता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जिसको बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक वृद्धि। दूसरा होता है एमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, जिसको बोलते हैं नेट माइग्रेशन या निवल प्रवसन। तो ये दो चीज़ों को लिया जाता है, तभी हमारा वो जो शुद्ध वृद्धि है वो दिख जाती है, प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन। अगला सवाल है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए। पहला कह रहा है कि हाईएस्ट सोर्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन, समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है शिपिंग। तो शिपिंग नहीं है, सबसे बड़ा सोर्स है इफ्लुएंट, जो हम भूमि से छोड़ते हैं, जो जल में मिला के बहुत सारा जो डोमेस्टिक सीवेज हुआ, इंडस्ट्रियल सीवेज हुआ, बहुत तरह का जो एफ्लुएंट छोड़ते हैं, तो उस वजह से होता है। दूसरा जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है द साउथ ईस्ट एशिया हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड कोरल रीफ्स बाई मरीन पॉल्यूशन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। पहला अपन गलत करते हैं तो एक ही बैठता है सही।
पहला फॉल्स और दूसरा सही। तो कोरल रीफ है जो साउथ ईस्ट एशिया की, वो इस जो मरीन पॉल्यूशन की वजह से सर्वाधिक एंडेंजर्ड है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर समतल पर प्रति मिनट जो सौर विकिरण प्राप्त होता है वो कहलाता है सौर स्थिरांक। ये सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि पर मिनट सोलर रेडिएशन रिसीव्ड होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आउटर सरफेस पे, तो वो सोलर कांस्टेंट कहलाता है। अगला सवाल है, इसमें पॉपुलेशन माइग्रेशन से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला दिया हुआ है पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर इन पॉपुलेशन माइग्रेशन रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एट डेस्टिनेशन प्लेस। तो पुल फैक्टर में क्या है, रोजगार के अवसर कहीं पे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहीं पे माइग्रेशन होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है स्टेप माइग्रेशन रेफर्स टू स्टेप वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एट डेस्टिनेशन प्लेस। तो ये गलत है। स्टेप माइग्रेशन का अर्थ होता है कि भाई कोई भी माइग्रेंट होता है वो छोटे स्थान से फिर उससे बड़े में जाता है, फिर उससे बड़े में जाता है, इस तरीके से स्टेप वाइज माइग्रेशन करता है। जैसे कोई छोटे गांव से फिर बड़े गांव, फिर बड़े गांव से शहर, फिर शहर से बड़े शहर, इस तरीके से। तो ये दूसरा गलत है। तीसरा है पुश फैक्टर इन पॉपुलेशन माइग्रेशन रेफर्स टू लेस लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एट ओरिजिनेटिंग प्लेसेस। तो जहाँ पे गांव वगैरह में रोजगार के अवसर कम होते हैं तो वो क्या करते हैं, पुश फैक्टर का काम करते हैं, धक्के देने वाले प्रतिकर्ष फैक्टर का काम करते हैं। तो ये सही हो गया। और चौथा चौथा लिखा हुआ है माइग्रेशन फील्ड रेफर्स टू रिटर्न माइग्रेशन टू ओरिजिनेटिंग प्लेस। तो रिटर्न माइग्रेशन के लिए जो माइग्रेशन फील्ड यूज नहीं किया जाता। माइग्रेशन फील्ड मतलब जहाँ पे माइग्रेशन टेक प्लेस होता है उसको माइग्रेशन फील्ड कहते हैं। तो ए और सी सही है, बी और डी गलत है। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र है वेरी हाई रिस्क एरिया वाले। तो वेरी हाई रिस्क एरिया वाले हैं वो है त्रिपुरा और उत्तरी बिहार, ये हिमालयन रीजन में पड़ते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पे जो फॉल्ट एरिया है, तो उस वजह से जो हाई रिस्क वाले एरिया है। दूसरे जो ऑप्शन है पूर्वी गुजरात, पश्चिमी गुजरात तो जैसे कच्छ भुज वाला इलाका है वहाँ पे तो भूकंप ज़्यादा आते हैं, पूर्वी राजस्थान में कम आते हैं। और हरियाणा जहाँ पे अरावली है तो वहाँ पे भी भूकंप बहुत कम आते हैं। तो ए और बी राइट आंसर हो गया। अगले सवाल में दोआब दिए हुए हैं पंजाब के, और करेक्ट दोआब कौन से हैं उनकी पहचान करनी थी। पहला तो है जालंधर दोआब जो कि ब्यास और सतलज के बीच में। तो ब्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसका नाम है बिस्ट, और इसको जालंधर दोआब के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला सही है। दूसरा है बारी दोआब जो कि है ब्यास और रावी। अब ब्यास और रावी ये इनके इनिशियल लेटर से बनता है, जैसे ब्यास और सतलज से बिस्ट बन रहा है, ब्यास और रावी से बनेगा बारी, ये भी सही है। तीसरा है सिंध दोआब रावी और झेलम के मध्य। तो ये रावी और झेलम के मध्य नहीं है, सिंधु और झेलम के मध्य, तो ये गलत है। और चौथा है छाछ दोआब व्यास और रावी के मध्य। तो व्यास और रावी के मध्य जो है वो है बारी है, छाछ है वो चिनाब और झेलम के मध्य, तो ये गलत है। ए और बी सही है। अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्रों को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि लार्जर स्केल से स्मॉलर स्केल में। तो सबसे जो लार्जर स्केल वाला होता है वो होता है कैडेस्ट्रल स्केल वाला होता है 1:1980 से लेके 1 रेशियो होता है 3960 का। दूसरा होता है इससे फिर लार्ज स्केल में फिर कम स्केल में जाएंगे तो होगा टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, और फिर इससे कम स्केल में जाएंगे तो वो होगा वॉल मैप, और सबसे कम स्केल वाला होगा वो होगा ग्लोब वाला मैप। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, बी, सी और डी। अगले सवाल में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परमाफ्रॉस्ट शब्द की रचना की है। तो ये पिछली बार भी एक एनटी वाले पेपर में पूछा गया था कि परमाफ्रॉस्ट शब्द कौन से विद्वान ने दिया था। जर्मन ने दिया था, उसमें जर्मन ऑप्शन था। तो यहाँ जर्मन विद्वान कौन सा है, हमबोल्ट है, ये राइट आंसर हो गया। तो बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, जितने आप ज़्यादा करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होता है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया 4 चरणों की जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में वह चरण जिसमें जन्म दर लगातार अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आती है वह है। तो 4 फेज वाला अगर डेमोग्राफिक मॉडल है तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, तो पहले स्टेज में
पहले स्टेज और चौथा स्टेज ट्रांजिशन वाला नहीं होगा, दूसरा और तीसरा होगा। तो पहले में तो दोनों हाई रहती है, डेथ रेट और बर्थ रेट। दूसरे स्टेज में डेथ रेट में कमी आती है तेज़ी से और बर्थ रेट कंटिन्यू हाई रहती है। तो ये हो गया फेज़ 2, जिसको अर्ली एक्सपांडिंग फेज भी बोलते हैं। अगला सवाल है जिसमें 4 स्कॉलर या थिंकर दिए हुए और सामने थ्योरियाँ दी हुई है। तो रीजनल डेवलपमेंट की मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें सारी थ्योरियाँ एक साथ सम्मिलित की हुई है। तो ये चारों आपको उसमें आसानी से मिल जाएगी और आप देखोगे तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, आसानी से सारे सवाल सही हो जाएंगे। तो गुरनार मेडल है, गुरनार मेडल ने दिया था सर्कुलर एंड क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, ए का सेकंड हो गया। और फ्राइडमैन की बात करें तो कोर एंड पेरीफ्री हो गया। बॉर्डिले का हो गया ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ एक्सिस। बचता है एक हर्समैन, तो हर्समैन का हो गया अनबैलेंस ग्रोथ। ये चारों ही अनबैलेंस ग्रोथ के हैं, तो बचता हुआ है, इसलिए वो आराम से मैच हो गया। चारों को एकदम सही तरीके से जमाना था। अगला सवाल था, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबल है वो है फिशेज, बाकी सारे मेटल कोर हो गया, फ्यूल सेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो वापस मतलब उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। अगला सवाल था, इसमें जो वेजिटेशन को उनकी हाइट के अनुसार यानी कि उनकी ऊंचाई के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो कम हाइट वाला सबसे कम और फिर सबसे ज़्यादा हाइट वाले को ऊपर रखना है। तो सबसे कम हाइट होती है ग्राउंड लेयर की वनस्पति में, जो एकदम ग्राउंड से दूब जैसी होती है, दूब घास जैसी। फिर होती है हर्बेशियस, जिसमें हर्ब होते हैं यानी शाखी वनस्पति होती है, थोड़ी बड़ी होती है। फिर को डोमिनेंट लेयर होती है और सबसे ज़्यादा हाइट होती है वो डोमिनेंट लेयर, नाम से ही लग रहा है कि डोमिनेट करती है। तो डोमिनेंट लेयर है वो सबसे ज़्यादा वाली होती है। तो राइट आंसर हो गया DBCA। 50वां सवाल है, इसमें पूछा गया है 4 मिट्टियाँ दी हुई है और उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो पहली लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र हो गया राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में। फिर दूसरा है लवणीय सलाइन मिट्टी, सलाइन मिट्टी होती है कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहाँ पे पूरे साल्ट फ्लैट्स और साल्ट से जो अटा पड़ा है क्षेत्र। और तीसरा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र का मैदान, जैसे मालवा प्लेटो हो गया, गुजरात का हो गया और महाराष्ट्र का हो गया, ये ब्लैक सॉइल का इलाका है। और चौथा है लाल लोमी, रेड लोमी या लाल दुमट। तो लाल दुमट या रेड लोमी वाला इलाका है वो हो गया रार का मैदान, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र और गंगाई जो क्षेत्र है जो उसके बीच में स्थित है। तो इस हिसाब से ये मैच हो गया। इस तरीके से हमने 50 सवाल है वो सॉल्व कर लिए। अगले भाग में नेक्स्ट 50 सवाल है, 51 से लेके 100 वाले, वो हम सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और साथ ही अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में हमें दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।